हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस की। और आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 1। तो आपके ना चैप्टर 1 के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो कि आप डिक्शनरी को लिटरेचर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो आपको एक सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन करके बता रही है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, इसलिए वो लिटरेचर नहीं हो सकता। इसी तरह से साइंस भी, फैक्ट्स को आप साइंस नहीं बोल सकते। साइंस आपको फैक्ट्स के बारे में बताती ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप साइंस को फैक्ट बोल दो। ओके, तो ये बोली थी मार्टिन एच फिशर ने। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, जिसका टाइटल है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम ही देख लो, केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिसमें उनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ ना कुछ चेंज आए। सब्सटेंसेस जो कि एक केमिकल रिएक्शन के अंडरगो हो रहे हैं, जिनमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, उनमें उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल अपेयरेंस में चलो आए ना आए, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। वो होती हैं केमिकल रिएक्शंस। देन द इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए जो इक्वेशंस यूज़ करी जाती हैं, है ना, वो वाली इक्वेशंस, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। सो फर्स्ट चैप्टर इज़ द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सॉरी, ओके। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन मिल्क इज़ लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। तो वो बोल रहे हैं कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हम लोग डेली लाइफ में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, तो क्या होगा? वो बोल रहे हैं कि आपने दूध को ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया, आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा, क्या होगा? दूध फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, है ना। देन एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। तो एक आयरन तवा जिस पर रोटी बनाते हो, है ना, उसको आप लोग एक ह्यूमिड सरफेस में छोड़ दोगे तो क्या होगा? उसको जंग लग जाएगा। तो वो क्या है? वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। वहाँ पर भी केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आ रही हैं। आयरन के साथ साथ वहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर, वो दोनों भी ऐड हो जाएंगे। तो वहाँ पर हम लोग के कौन से चेंजेस आए? उनके पास केमिकल चेंजेस आए, जिनमें ऑक्सीजन और वाटर वो भी आयरन के साथ चले जाएंगे। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अ बॉडी और वी रेस्पायर। तो हम लोग सांस भी ले रहे हैं, तो वो भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं और ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। खाना बना रहे हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। हम लोग खाना खा रहे हैं, फिर उस खाने को पचा पा रहे हैं, वो भी क्या है? वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो वो बोल रहे हैं इन ऑल दी अबव सिचुएशंस द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड। तो मैं बोला अभी खाने को बना दिया तो खाना वैसा तो नहीं रहेगा जैसा एक कच्चा खाना था और पका हुआ खाना, दोनों में फ़र्क तो होगा ना। कच्चे खाने में और पक्के खाने में फ़र्क तो होगा। तो उनकी फिजिकल अपेयरेंस में कुछ ना कुछ चेंजेस आए, यानी कि जो उनकी इनिशियल सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी थी, जो उसका नेचर था, वो केमिकल रिएक्शन के बाद नहीं होगा, वो उसमें चेंजेस आ जाएंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑन मैटर इन आर प्रीवियस क्लासेस। तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं कि दो तरह के चेंजेस आते हैं हम लोग के पास। एक तो हो गए फिजिकल चेंजेस और दूसरे हो गए केमिकल चेंजेस। ये हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं, है ना। लोअर क्लासेस में क्या हुआ है ये हमने, वेन एवर अ केमिकल change occurs we can say that a chemical reaction has taken place। तो वो वाली कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या होगा, जिसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि उनकी केमिकल कंपोजिशन में कुछ चेंज आएगा, तो उस रिएक्शन को आप क्या बोल सकते हो? उसको बोल सकते हो केमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हो जिसमें केमिकल चेंज आपको देखने को मिले, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। देन यू मे perhaps be wondering as to what is actually meant by the chemical reaction. How do we come to know what a chemical reaction has that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities। तो उन्होंने आपकी बुक्स में कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं मैग्नीशियम की, वो जलाते हैं, उस तरह की हम लोग आगे रिएक्शंस करेंगे, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। ओके, तो उन्होंने बोला कि आप लोग को अभी भी ये सोच रहे होंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। कैसे पता चलेगा? उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आएंगे। तो वो क्या होगा? वो होगा
केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से ही केमिकल कंपोजिशन में चेंज आएगा। तो जिस भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज आएगा वो एक प्रोसेस से होकर गुजरा होगा जिसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। नाउ केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें ये 4 तरह के हम लोग को चेंजेस देखने को मिलते हैं। चेंज इन द स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। हो सकता है कि स्टेट जैसे कुछ लिक्विड हो वो बाद में सॉलिड हो गया, सॉलिड हो वो गैशियस में चेंज हो गया, सब्लिमेशन हो गई, ये सब क्या हुए, ये सब हुए हम लोग के पास चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट में चेंज आ गया। देन चेंज इन कलर, तो हम लोगों ने देखा जब हम लोग 2-3 सॉल्ट को आपस में मिलाती हैं लेबोरेटरीज में तो उनके कलर्स में चेंजेस आ जाती हैं, है ना। तो वो भी क्या हुआ, वो भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, कलर में चेंज आ गया। देन एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, तो जैसे आप चूना लो, है ना, तो उसको अगर आप लोग पानी में डालोगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो वो क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है। तो कोई भी गैस की गैस बन रही हो, निकल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, वो भी क्या हुआ, वो भी हुआ आप लोगों के पास केमिकल रिएक्शन। देन चेंज इन टेम्परेचर, कुछ केमिकल रिएक्शंस करते हैं जैसे मान लो एसिड लिया आपने उसको किसी के साथ ऐड ऑन करोगे तो या तो आपको एक ब्लास्ट देखने को मिलेगा या फिर आप महसूस करोगे कि जिस टेस्ट ट्यूब में आपने एसिड डाला है ना उसके साथ कुछ और भी सब्सटेंस डाला है तो वो टेस्ट ट्यूब ना गर्म हो चुकी है नीचे से। तो उसने क्या किया, उसने टेम्परेचर रेज कर दिया अपनी केमिकल रिएक्शन की वजह से। ओके, तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस इस तरह की होंगी जिसकी वजह से क्या होगा कि उसका टेम्परेचर रेज हो जाएगा, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उन्होंने बोला as we observe the changes around us we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us। तो उन्होंने बोला बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में ही एक्सपीरियंस करते रहते हैं, है ना। बहुत सारी खाना पका हुआ खाते हैं, हर समय हम लोग सांस ले रहे हैं, वो भी तो केमिकल रिएक्शन है। तो हम लोग बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को एक्सपीरियंस करते हैं अपनी डेली लाइफ में। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। तो उन्होंने बोला हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह की होती है वो भी देखेंगे। ओके, तो एक केमिकल रिएक्शन को एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखने में और एक इक्वेशन में लिखने में काफ़ी फ़र्क होता है। तो वो उसको जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं उसको बोला जाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो वो हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। ओके, नाउ द केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन उन्होंने क्या बोला, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उन्होंने ये एक पूरी आपको रिएक्शन बोलकर बताई, कौन सी रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन। तो ये तो उन्होंने बता दिया आपको थ्योरेटिकल वे में, है ना। तो वो बोल रहे हैं दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सब्सटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। तो काफ़ी बड़ा 2 लाइन में आ गया है ना पूरा, वैसे देखने में एक लाइन बनी। तो वो बोल रहे हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन अगर आप लोग लिख रहे हो, है ना, तो वो काफ़ी बड़ी बन जाती है, इट्स क्वाइट लॉन्ग। इट कैन बी रिटर्न इन अ शॉर्टर फॉर्म। तो इसको हम लोग एक और छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग हमेशा वही फॉर्म लिखते हैं जो कि छोटी होगी। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। तो उन्होंने बोला हम लोग इसको एक वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं जो कि नीचे लिखा भी हुआ है। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया था, जिससे क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारे रिएक्टेंट कौन थे, रिएक्टेंट वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन होती है, और दूसरी साइड वो होते हैं हमेशा लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर वो वाली सब्सटेंसेस आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट की केमिकल रिएक्शन होने की वजह से जो भी आगे बनेगा वो बनेगा आपका प्रोडक्ट। तो मैग्नीशियम को जलाया गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उससे बना क्या, उससे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, समझ में आया आपको। यानी कि क्या हुआ, हम लोग उसको ये जो ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी सबसे ऊपर वो लाइन, और ये जो ब्लू कलर में लाइन लिखी हुई है ये वाली सारी, ये सेम है, लेकिन बस वहाँ उसको उन्होंने एक
लिटरेचर में सॉरी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसकी, और यहाँ पर उसको लिख दिया गया है इक्वेशन में। तो केमिकल इक्वेशंस लिखना इज मच ईजियर दैन देयर थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन। ओके, so the substances that undergo chemical change in the reaction मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। तो वही उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है, दोनों के दोनों हम लोग के पास हैं रिएक्टेंट्स। तो दोनों रिएक्टेंट्स में रिएक्शन होने की वजह से हमको एक प्रोडक्ट मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो इट्स अ प्रोडक्ट। ये उन्होंने नीचे भी दिया हुआ है कि ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट्स हैं। सो अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। तो ये देखो, ये आपको नज़र आ रहा है एरो, ये वाला एरो। तो इस एरो की वजह से इस एरो से हम लोग शो कर पाते हैं कि हम लोगों की रिएक्शन किस तरफ को जा रही है ना। यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ पर एक प्रोडक्ट है ना। तो ये एरो क्या शो कर रहा है कि रिएक्टेंट्स में केमिकल रिएक्शन होने की वजह से हम लोगों के पास क्या आया, प्रोडक्ट आया। ओके, ठीक, यहाँ तक चलो। वही उन्होंने बताया कि ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पर है ना, हम लोगों ने रिएक्टेंट्स लिखे, दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का साइन लगाया गया ताकि बताया जा सके कि दोनों के बीच में क्या हुई है, दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई है और दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या आया, हमारा प्रोडक्ट आया। ओके, तो ये तो सिंगल प्रोडक्ट था, लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बने हुए होंगे तो उनको कैसे शो किया जाएगा, यहाँ पर प्लस साइन लगाकर उसके साथ दूसरे वाले प्रोडक्ट को भी लिख दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक प्रोडक्ट बना था तो सिर्फ उसी को लिखा गया। ओके, ठीक है। सो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन हम लोगों ने देखी इस प्रकार की होती है, लेकिन उसको लिखा कैसे जाता है, तो चलो देखते हैं कैसे लिखा जाता है। सो इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। तो बोल रहे हैं क्या इससे भी कोई सिंपलर या इससे भी छोटा कुछ हो सकता है जिससे हम लोग ये केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं, हो सकता है क्या, केमिकल रिएक्शंस के अलावा जो केमिकल इक्वेशंस लिखी जा रही है उसके अलावा केमिकल रिएक्शन को लिखने का कोई और वे हो सकता है आप लोगों के पास? नहीं हो सकता। सो केमिकल इक्वेशन the chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formulae instead of words। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखें इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स तो वो क्या होगा, वो और भी ज़्यादा कंसाइज हो जाएगा और भी उतना ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। सो अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल इक्वेशन जो पूरी लिखी जाएगी वो एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर थी वर्ड इक्वेशन। मैग्नीशियम उन्होंने इस तरह से लिखा, ऑक्सीजन को भी वर्ड्स में लिखा और उसका प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको भी उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट में लिखा, वर्ड्स में लिखा है ना। प्रोडक्ट जो बना उसको भी क्या, वर्ड्स में लिखा। लेकिन अगर हम लोगों को यही मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला याद हो, ऑक्सीजन का पता हो, तो क्या हो सकता है, और भी ज़्यादा कॉन्साइज और यूज़फुल वे में हम लोग केमिकल इक्वेशंस को लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन, तो Mg प्लस O2 ये मिलके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो यही उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हम लोग केमिकल फॉर्मूलाज को लिखते हैं तो हम लोग को ज़्यादा इजी रहता है। ओके, लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, तो इक्वेशन की बैलेंसिंग भी हम लोग इसी चैप्टर में करेंगे। इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी ये वैसे अभी आप लोगों ने नहीं किया होगा, आगे चलकर हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ओके, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तब क्या होगा, तब हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। 2 मोल थे ऑक्सीजन के, दो एटम थे ऑक्सीजन के, मोल बोल रही हूँ, 2 ऑक्सीजन के एटम थे, और सिमिलरली 2 ही हम लोगों के पास मैग्नीशियम के हो गए एटम्स।
तो प्रोडक्ट में भी तो दो ही चाहिए ना, दोनों के बीच में ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सीजन का एक एटम गैप हो गया, है ना, गायब तो नहीं हो जाएगा ना। तो इसलिए इक्वेशंस हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर आपने इक्वेशन बिल्कुल सही लिखी है लेकिन वो बैलेंस्ड नहीं है तो वो सही नहीं होगी, एग्जामिनर उसको गलत ही करेगा वहाँ पर। ओके, तो उन्होंने क्या बोला, नीचे वो बोल रहे हैं काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। तो वही बात कि हमारी केमिकल रिएक्शन चेक किया जाए कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। चलो अभी इस 2 को छोड़ दो, उसकी बात को सुनते हैं अच्छे से। उन्होंने बोला आप लोग एटम्स को गिनो, मैग्नीशियम का 1, ऑक्सीजन के 2, है ना, लेकिन यहाँ पर तो मैग्नीशियम का भी 1 और ऑक्सीजन का भी 1। सो इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 है और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है। सो इफ येस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। उन्होंने बोला अगर यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन होता, लेकिन 1 ऑक्सीजन को कभी नहीं लिखा जाता क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में। ओके, तो ऑक्सीजन हमेशा इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 की फॉर्म में। सिंगल ऑक्सीजन कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो अगर तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हम लोग के एटम सेम होंगे तो क्या होगा, एलिमेंट्स के एटम्स सेम होंगे तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। अगर नहीं होगी तो वो इक्वेशन अनबैलेंस्ड होगी। Okay, so such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction. तो ये जो उन्होंने दी हुई है ये आपको अनबैलेंस्ड दी हुई है। ओके, then the balanced chemical equations. Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. तो उन्होंने बोला कि आप लोगों ने क्लास 9th में किया था कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है। तो फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन के 2 एटम्स थे तो प्रोडक्ट में 1 एटम कैसे आया? प्रोडक्ट में भी तो 2 होने चाहिए थे क्योंकि आप डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, तो वो वहीं पर था, है ना। सो दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द केमिकल ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। तो उन्होंने बोला कि जो सेम मास रिएक्टेंट्स में था वही सेम मास उसके प्रोडक्ट में भी होगा, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ एलिमेंट वो सेम रहेंगे। जो जितने रिएक्टेंट्स में थे उतने ही हमेशा रहेंगे आपके प्रोडक्ट में, अंडर द कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, in other words, the number of atoms of each element remain the same before and after a chemical reaction. Hence we need to balance a skeletal chemical reaction. तो उन्होंने बोला कि हमेशा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे एक एलिमेंट के वो हमेशा सेम होंगे। इसलिए हम लोगों को कोई भी स्केलेटल केमिकल रिएक्शन दी हुई होगी जो कि अनबैलेंस्ड होगी, हम लोगों को उसको बैलेंस्ड इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ओके, सो इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड? तो उन्होंने बोला ये वाली क्या आपकी बैलेंस्ड है? नहीं है बैलेंस्ड, लेकिन अगर हम मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स ले लें और यहाँ पर भी 2 लगा दें तो सही हो जाएगा ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोगों की इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। सो लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो अभी तो उन्होंने आपको दी हुई है एक, क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन केमिकल इक्वेशन दी हुई है, तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, दोनों की है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ये क्या है, ये है हम लोग के पास सल्फ्यूरिक एसिड। रुको पहले ना पूरी स्क्रीन साफ कर लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। नहीं, उन्होंने नीचे दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तो चलो इसी से देख कर करते हैं। चलो, तो जिंक दिया, जिंक का फॉर्मूला क्या है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, H2SO4। जिंक सल्फेट का आगे क्या है, जिंक SO4, और साथ में क्या इवॉल्व हुआ, हाइड्रोजन। तो पूरी की पूरी रिएक्शन में क्या हुआ कि जिंक प्लस H2SO
4, है ना, ये हुआ। अब ये SO4 और ये जिंक आ गए एक साथ, तो ये क्या बना दिया इन्होंने, इन्होंने बना दिया जिंक सल्फेट। और अभी इसमें बचा क्या, पूरी की पूरी रिएक्शन हो गई, बचा क्या, ये हाइड्रोजन बची सिर्फ, तो उसको एलिमिनेट कर दिया इन्होंने। ओके, तो यहाँ पर आ गई हाइड्रोजन। ओके, तो इस तरह से होती हैं हम लोग के पास केमिकल रिएक्शन। अभी देखो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, जिंक का एक एलिमेंट है, यहाँ पर भी एक है, हाइड्रोजन के 2 हैं, हाँ यहाँ पर भी 2 हैं, सल्फेट का एक है, यहाँ पर भी एक है। तो ये इक्वेशन होगी हम लोगों के पास, कौन सी इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, तो ये देखो उन्होंने उसी चीज़ को अच्छे से दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पर जिंक एक था, हाँ यहाँ पर भी एक है, हाइड्रोजन 2 थे, प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन है, सल्फर एक था, यहाँ पर भी एक सल्फर है, ऑक्सीजन 4 थे, यहाँ पर भी 4 है। तो ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, आपकी इक्वेशन हो गई पूरी की पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, उसी तरह से एक नीचे भी इक्वेशन दी हुई है। तो अभी देखो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या, ट्राई करो इसको बैलेंस करने की। नहीं है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये आप लोग ट्राई करना इसको बैलेंस करने की, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराई दूंगी ये आपको, लेकिन आप लोग खुद से भी ज़रूर ट्राई करना कि इसको किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के सेम करने हैं। ओके, तो चलो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द साइंस क्लासेस, और यू कैन फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम @official science classes। आपको कोई भी लेक्चर की अपडेट चाहिए होगी तो वो आपको इसी पेज से मिल जाएगी, यानी कि कौन सा लेक्चर कब आ रहा है, तो आपको ये हमारे इंस्टाग्राम के पेज से पता चल जाएगा।